तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंगुलरिटी आईएएस। मेरा नाम है चेतन और आज हम पढ़ेंगे हीलियम के बारे में। देखिए, जो करंट अफेयर अभी चल रहा है, जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ चल रहा है ईरान और इजराइल और यूएसए वॉर में, उसमें हुआ क्या है कि ईरान ने कतर पे हमला किया था, रास लफान प्लांट पे, जहाँ पे हीलियम का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ प्लांट पे हमला करने से हीलियम का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है और जो वर्ल्ड की जो कैपेसिटी है टोटल 30% जो प्रोडक्शन का, वो बंद हो गया वहाँ पर। तो ये यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जीएस 2 और जीएस 3 के पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो 28 फरवरी 2026 को, जैसे कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इसराइल ने जो अटैक शुरू किया, तो इससे ये शुरू हुआ यहाँ से ये जो वॉर है। और 2 मार्च 2026 को ईरान का जो ड्रोन हमला कतर पे हुआ था, रास लफान जो औद्योगिक सिटी है, इंडस्ट्रियल शहर है वहाँ पर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट भी है। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमले के बाद कतर एनर्जी ने जो भी प्रोडक्शन हो रहा था एलएनजी का और हीलियम का, उसको रोक दिया वहाँ पर। ठीक उसके बाद 4 मार्च को कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोरे घोषित किया। फोर्स मेजोरे मतलब जो भी प्रोडक्शन है, वो जो भी एक्टिविटी है, उसको बंद कराया जाता है, जो भी युद्ध आपातकाल की स्थिति को देखते हुए। ठीक उसके बाद 18 और 19 मार्च को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने रास लफान को फिर से निशाना बनाया और ज़्यादा डैमेज हुआ, जहाँ पे ऐसे आग भी लग गई और जो एलएनजी प्रोडक्शन था, एक्सपोर्ट था, वो भी क्या हो गया, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। फिर 21 मार्च 2026 को कतर एनर्जी ने पुष्टि की कि हीलियम का जो निर्यात है सालाना 14% घट जाएगा अब, और हीलियम के जो दाम है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखें एक बात हम लोग, तो जो कतर की जो हिस्सेदारी है पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हीलियम में, तो वो 30 से 33% है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है वो रास लफान इंडस्ट्रियल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे कंटेनर भी 200 कंटेनर से ज़्यादा जो हीलियम लेकर आ रहे हैं वो रुक गए हैं उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है, और इसने बोला है कि अगर ये वॉर रुका तो इसका जब हम लोग मरम्मत करेंगे तो लगभग लगभग इसमें 3 से 5 साल लग जाएंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हीलियम क्या है। देखिए, हीलियम जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा दूसरा पाया जाने वाला एलिमेंट है और दूसरा सबसे हल्का है। तो अगर ये दूसरा सबसे हल्का है तो सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला अपना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है और सबसे हल्का भी है। तो यह एक उत्कृष्ट मतलब अक्रिय गैस है, इनएक्टिव है। इसके जो अष्टक, हिंदी में अष्टक बोला जाता है, ऑक्टेन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कोश होता है वो पूर्ण होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों जो घर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो फिल होते हैं। जब फिल होते हैं तो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना सकते, यौगिक नहीं बना सकते हैं। ये एक रंगहीन है, गंधहीन, स्वादहीन और अविषाक्त मतलब पॉइजनस नहीं है। तो ये इस तरह की गैस है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यूपीएससी इसको मल्टीपल क्वेश्चंस में ऑप्शंस देके पूछ सकता है कि हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषाक्त की जगह विषाक्त भी लिख सकता है। इस तरह से फ्रेम करता है क्वेश्चन। तो एक एक चीज़ हमें ध्यान देकर चलनी हुई है। फिर 1868 में इसकी खोज हुई थी सूर्य ग्रहण के दौरान, जूलियस जैनसन और नॉर्मन लॉकलेयर लॉकेयर द्वारा सूर्य के स्पेक्ट्रम में पहली बार एक खोजा गया था। और यह सूर्य के जो ग्रीक में जो सूर्य को हीलियोस बोला जाता है, तो उनके नाम पे इसका नाम हीलियम पड़ा था। इसे बाद में पृथ्वी पे सबसे पहले जो पृथक किया गया था अलग से, वो विलियम रैमसे द्वारा किया गया था 1895 में। पृथ्वी पर इसकी क्या कंडीशन है, तो यूरेनियम और थोरियम के जो रेडियोधर्मी होते हैं अल्फा 6, उससे ये बनता है। प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में थोड़ा बहुत संचित होता है और क्रायोजेनिक आसवन, क्रायोजेनिक मतलब बहुत ठंडे तापमान पर इसको एलएनजी के प्रसंस्करण में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय मतलब ये रिन्यूएबल नहीं है। एक बार अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर से निकल जाता है तो फिर ये दोबारा वापस पृथ्वी के ग्रेविटी में वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये गैर नवीकरणीय मतलब पृथ्वी पर इसके जो भंडार है वो बहुत सीमित है। इसको बहुत ही कंजर्व करने की आवश्यकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं, इसकी गुणधर्म क्या है। इसका परमाणु क्रमांक है 2, इसके परमाणु द्रव्यमान 4 है और ये हमेशा कमरे के तापमान में गैसीय अवस्था में रहता है। और इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगता है, ये क्वथनांक जो है इसका -268.93 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक्स में और सुपर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका गलनांक मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगे, तो वो -270 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो भी केवल हाई प्रेशर पे। वायु से हल्की है ये भी फ्रेम में आ सकता है कि वायु से हल्की नहीं है या वायु से भारी है, इस तरह से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, जल में घुलनशीलता इसकी बहुत कम है। ऊष्मीय चालकता इसकी बहुत अधिक है, हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्रियाशीलता है रासायनिक रूप से अक्रिय, क्योंकि इसके जो कोष्ठ अष्टक है वो पूर्ण होते हैं, 2 जो पूर्ण कोश हैं उसके भरे होते हैं 2, तो स्थिर बहुत है ये।
ठीक है, प्राकृतिक रूप से कोई यौगिक नहीं बनाता है। इसके बाद हीलियम का उत्पादन कैसे होता है पृथ्वी पे? तो देखिए, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण के दौरान होता है। जो हीलियम प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर लगभग लाखों वर्षों से जो यूरेनियम थोरियम का क्षय होता है, तो वहाँ से निकलती है ये। कुएं के मुहाने पर पृथक्करण, जब पृथक्करण होता है कच्चे प्राकृतिक गैस के मिश्रण में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये सारे निकलते हैं। तो यहाँ से हीलियम की बहुत छोटी सी जो परसेंटेज है, मतलब बहुत कम मात्रा है, वो निकलती है वहाँ से। फिर गैस को पाइपलाइन से जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। क्रायोजेनिक आसवन, गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो जो अन्य गैसें होती हैं हीलियम से पहले ही तरल हो जाती है, क्योंकि उनका जो क्वथनांक है वो बहुत ऊपर है हीलियम से, ठीक है, -196 पे और इसका -161 पे, जबकि हीलियम जो है वो गैसीय अवस्था में रहती है। इस प्रक्रिया को लिंडे हैम्सन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो शुद्धिकरण है और इसको तरलीकरण है, कच्चे हीलियम को 99.99% तक इसको क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जा सकता है, ठीक। परिवहन, तरल हीलियम को इंसुलेटेड आईएसओ कंटेनर में संग्रहित कर विश्व भर में भेजा जाता है, ठीक है। कंटेनर हीलियम को 35 से 48 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या होने लगता है, विघटित होने लगता है। तो अभी जैसे क्या हुआ है कि जब होर्मुज के आसपास जब ये 100 कंटेनर 200 कंटेनर जो फंसे हुए हैं, तो अब इनको धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो समय जैसे जैसे बीता जाएगा तो हीलियम जो ऑलरेडी कंटेनर में भी जो पैक्ड है वो भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे उड़ने लगेंगे या कम होने लगेंगे। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हीलियम का उपयोग कहाँ होता है। यहाँ यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे यूपीएससी प्रीलिम्स के, तो आपको वहाँ पे आएगा कि किसी न किसी तत्व पदार्थ या किसी इन्वेंशन के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला इसका अर्धचालक या चिप निर्माण में, यानी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शंस में। तो एचिंग के दौरान वेफर शीतलन में उपयोग, वेफर की पीठ पर हीलियम प्रवाह से स्थिर तापमान बनाता है। इसको सामान्य भाषा में अगर समझे तो जब चिप का निर्माण होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है एक एचिंग के लिए। एचिंग का मतलब होता है कि जो चिप है उस पर अनवांटेड अगर मटेरियल है, अगर हमको नहीं चाहिए, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को एचिंग कहा जाता है। तो उस हटाने की प्रक्रिया में हीलियम का यूज़ होता है, जो लिक्विड हीलियम जो होता है बहुत ठंडा, ठीक है, उसका। तो एआई चिप के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरोस्पेस और रॉकेट विज्ञान में इसका यूज़ होता है। कहाँ पर? स्पेस एक्स, नासा, इसरो रॉकेट ईंधन टैंकों को दबाव देने के लिए और ईंधन लाइनों को साफ करने के लिए भी हीलियम का यूज़ करते हैं। और क्रायोजेनिक अनुप्रयोगों में भी उपयोग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो लिक्विड इंजन है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको बहुत ठंडा रखता है, ठीक है। फिर औद्योगिक वेल्डिंग और विनिर्माण में इसका यूज़ होता है। वायुमंडलीय संदूषण रोकने के लिए आर्क वेल्डिंग के परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग होता है। और एल्यूमिनियम और विशेष मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए भी आर्गन से अधिक क्या है, पसंदीदा है। तो ये भी पूछ सकता है कि हीलियम का जो यूज़ है एल्यूमिनियम और विशेष धातु की वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। फिर चिकित्सा, मतलब एमआरआई जो स्कैनर है आता है बाहर से, इंडिया में भी और बहुत सारे देशों में, तो एमआरआई मशीनों में सुपर कंडक्टिंग जो विद्युत चुंबक होते हैं उनको ठंडा करने के लिए तरल हीलियम या लिक्विड हीलियम का यूज़ होता है, ठीक है। तो लिक्विड हीलियम के बिना जो चुंबक है वो काम नहीं करेगा। तो प्रत्येक एमआरआई मशीन 1500 से 2000 लीटर तरल हीलियम क्या करती है, यूज़ करती है। तो ये भी एक क्वेश्चन ऑप्शन बन सकता है वहाँ पे। फिर वैज्ञानिक अनुसंधानों में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कण त्वरक या सन का जो एलएससी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो था, हाइड्रॉन कोलाइडर, सुपर कंडक्टिंग चुंबकों को 1.9 के तक ठंडा करने के लिए लिक्विड हीलियम का यूज़ होता है। उसके बाद उत्थापक गैस, मतलब वो गैस जो ऊपर की तरफ आपको ले जाते हैं, जैसे गुब्बारों में हीलियम गैस भरो तो ऊपर लेके जाती है। और ब्लिम्स, मतलब जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें भरकर हाइड्रोजन का गैर ज्वलनशील विकल्प है, उसको भरने से ही ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। मौसम संबंधी डेटा संग्रह के लिए मौसमी गुब्बारों में उपयोग होता है। सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है, कमी में सबसे पहले कटौती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम के ये है आपके यूज़ है। फिर वैश्विक हीलियम आपूर्ति श्रृंखला अगर हम देखें तो शीर्ष हीलियम उत्पादक देश कौन कौन से? तो कतर में 33% हिस्सेदारी इसकी, अमेरिका के पास 40% तक है, अल्जीरिया 7%, रूस 6%, ऑस्ट्रेलिया 5% और अन्य 9% है। इसमें देखेंगे अभी कहीं पर भी भारत का नाम नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रमुख उपभोक्ता कौन है? तो कतर से 65% तो हीलियम दक्षिण कोरिया, खाली साउथ कोरिया मंगाता है। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और एआई के लिए जो चिप्स बनते हैं। फिर जापान सेमीकंडक्टर और एमआरआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड के लिए लेता है। ताइवान भी इसको चिप निर्माण में लेकर आता है, यूज़ करता है। चीन भी सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करता है। अमेरिका एमआरआई, अंतरिक्ष और रक्षा में इसको यूज़ करता है। यूरोपीय
जो यूनियन है वो सर्न और स्वास्थ्य सेवा नहीं हेल्थ सेक्टर में इसका उपयोग होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा अच्छे से। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सेमीकंडक्टर और जो एआई चिप्स है सबसे बुरा असर तो इस पर पड़ने वाला है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया कतर से इतना हीलियम प्राप्त करता है 65%, तो वो अब जो इंडस्ट्री वो मतलब लॉस में जाएगी या खतरे में रहेगी। एनवीडिया एएमडी जो एआई त्वरकों के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी खतरे में उनका। और इसके बाद जो रणनीतिक भंडार है वो भी उस कमी है, कई सारे देशों में तो है ही नहीं है, भारत में भी नहीं है। टीसीएमसी निगरानी कर रहा है, कहता है अभी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो एचिंग है इसमें भी इसका कोई विकल्प नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो कहाँ पर इसको प्रभाव पड़ेगा, सुपर कंडक्टिंग चुंबक जो है उनको ठंडा करने के लिए तरल हीलियम चाहिए, तो एमआरआई स्कैनर्स महंगे हो सकते हैं भारत में, और महंगे हो सकते हैं इसकी मशीनें, बाकी सारी चीज़ें। स्कैन में देरी होगी, रोगी निदान प्रभावित होगा, जल्दी उसके वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक, एरोस्पेस भी इससे प्रभावित होगा। ठीक है, आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो तो प्रक्षेपण कार्यक्रम में देरी हो सकती है, और बाकी यहाँ पर भी सन का जो भी प्रयोग है वहाँ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग अलग शब्दावलियाँ इसको आप देख लीजिए। जैसे उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, तो समूह 18 तत्व जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन, ये पूर्ण संयुक्ता कोषों के साथ जो होते हैं फिल होते हैं। इनके कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता, जो घर जो खाली हो सारे इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, तो ये स्थिर रूप से गैस होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है, क्रियाशील नहीं होते। क्रायोजेनिक आसवन मतलब गैसों को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करके पृथक किया जाता है। फोर्स मेजोरे जैसा कि मैंने भी समझाया है, कानूनी खंड जो किसी पक्ष को असाधारण, अप्रत्याशित और नियंत्रण से परे स्थितियों के कारण अनुबंध दायित्व को स्थगित करने के लिए अनुमति देता है। अति चालकता, कुछ पदार्थों में अत्यंत कम तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिरोध होता है। तरल हीलियम शीतलन से प्राप्त होता है वो। अति तरलता, ठीक है, इसको देख लीजिए कि ये इसका गुण है, शून्य सहायता के साथ प्रभावित होता है, गुरुत्वाकर्षण को मतलब डिफाई करता है। ठीक है, रास लफान औद्योगिक शहर, इसको समझ लीजिए कहाँ पर है, तो कतर में है। विशाल ऊर्जा का केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी परसर, और वैश्विक हीलियम का 33% उत्पादन यही कतर से होता था। होर्मुज जल डमरूमंद या जो होर्मुज स्ट्रेट है ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ईरान और ओमान के बीच एक बहुत पतला सा मार्ग है, लगभग 20% वैश्विक तेल का जो कंटेनर है यहीं से निकलते हैं सब। ठीक है, और HBM क्या है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी है। ठीक है, उन्नत एआई चिप बनाने के लिए इसके यूज़ होते हैं। और USGS क्या है, संयुक्त राष्ट्र भू वैज्ञानिक संरक्षण है ये, इसका फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले खनिज तत्व उत्पादनों का आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। और अल्फा 6 क्या है, रेडियोधर्मी प्रक्रिया, जिसमें अल्फा कण या हीलियम नाभिक जो उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्षेत्र हीलियम के सबसे बड़े स्रोत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, और GS2 और GS3 और इसके लिए कुछ क्वेश्चन बने हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप समरी देख लीजिएगा कि वनडे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा हीलियम के ऊपर एक करंट अफेयर का लेक्चर। आगे हम और भी लेक्चर इस तरह से लेकर आएंगे। LNG पे लाएंगे एक हम लोग लेक्चर, बाकी साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, हर फील्ड से करंट अफेयर के लेक्चर इस पर उपलब्ध होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे लेक्चर्स के। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।